Hello students, welcome to Gradify classes. This side Deepa Tiwari. I am your education subject faculty on the platform Gradify classes. So student, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यशपाल कमेटी जो 2009 में आई थी, इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। बट उससे पहले हम ये बता दें कि हमने 1993 में जो यशपाल कमेटी आई थी उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके जरूर देखिएगा, ठीक है, जिसका स्लोगन था लर्निंग विदाउट बर्डन। बट आज की जो क्लास रहेगी वो यशपाल कमेटी 2009 में जो आई थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी उसको आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये यशपाल कमेटी जो है 2009 में जो आई थी, इसका गठन यानी इसका एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा हुआ, तो ये एमएचआरडी के द्वारा हुआ। इससे पहले जो हमने 1993 वाली जो कमेटी के बारे में बात की थी, उसका भी एस्टेब्लिशमेंट एमएचआरडी के द्वारा ही हुआ था, ठीक है। इसके जो चेयरमैन थे, जैसे पहले हमने बात की, प्रोफेसर यशपाल जी इसके चेयरमैन रहे हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट, एक साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है। और इसका जो स्लोगन रहा है, इस कमेटी का जो स्लोगन रहा है वो क्या था, रेनोवेशन एंड रेजुवेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ये इस कमेटी ने एडवाइस किया था, ये इसका स्लोगन रहा है, ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हमारे इंडिया में जो हायर एजुकेशन है उसके चैलेंजेस को एनालाइज करने के लिए और उनके रिवाइटलाइजेशन के लिए इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ है। अब जैसा कि हमने बात की, जो हमारी 1993 में जो हमारी यशपाल कमेटी आई थी वो बात कर रही थी प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। बट जो हमारी ये 2009 में जो यशपाल कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये हमारी इंडिया में जो हायर एजुकेशन है उसमें उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उसमें कैसे उनके लिए रिवाइटलाइजेशन किए जा सकते हैं, इसके बारे में हमारी 2009 की जो यशपाल कमेटी है इसके बारे में बात करती है। यहाँ पे इन्होंने जिन इश्यूज को फाइंड आउट किया था और उनको ठीक करने की बात की थी वो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉलेज, ओवर रेगुलेशन, लैक ऑफ ऑटोनॉमी और पुअर क्वालिटी ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इन सब की जो क्वालिटीज में कमी रही है उन सब को ठीक करना है और उनको इंटीग्रेट अप्रोच से लर्निंग के लिए आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्होंने 2009 में जो हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज यहाँ पे फाइंड किए थे वो ये थे। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो ज्ञान के विखंडन की बात की थी, अति नियमन की बात की थी, स्वायत्त की कमी की बात की थी और निजी संस्थानों में जो खराब गुणवत्ता है, इन सब मुद्दों पर इन्होंने बात की थी और कहा था कि इनकी पहचान की थी और कहा था कि इन सब को हमें ठीक करना है, इनको एक इंटीग्रेट अप्रोच के साथ आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इसकी आवश्यकता पर जोर दिया था। इन्होंने आगे बात की थी कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो प्लेस ऑफ क्रिएशन नॉलेज होना चाहिए, ना कि क्या वो एक डिसेमिनेशन जो बनता जा रहा है, हर चीज का प्रचार प्रसार किया जा रहा है केवल यूनिवर्सिटी से, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। वहां पे नई नॉलेज का क्रिएशन होना चाहिए और इसके लिए इस तरीके के स्ट्रक्चर को वर्ल्ड वाइड स्केल पे लाने के लिए क्या जरूरी है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग बॉडी है उनको रिप्लेस करके इन्होंने एक सिंगल बॉडी की बात की थी। इन्होंने कहा था एक सिंगल बॉडी का जो स्टैब्लिशमेंट है वो होना चाहिए या उसको रिप्लेस, जितनी भी बॉडी है उनसे रिप्लेस करके एक सिंगल बॉडी को लाने की इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, हम कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि क्या इसका मेन कंसेप्ट रहा है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी यशपाल कमेटी 2009 में आई थी वो रिवॉल्व करती है रिनोवेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ये इसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है। जैसा कि हमको पता है कि 1993 में यानी 1993 में वो बात करते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन की, जहाँ पे वो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करते हैं। उसी तरह ये रेनोवेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया की बात करते हैं 2009 वाली कमेटी में। देखिए स्टूडेंट, आपको ये स्लोगन अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही स्लोगन ये कई बार क्वेश्चंस में पूछ चुके हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि किस वाली कमेटी, किस ईयर की कमेटी में ये बताया गया है।
ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि हायर एजुकेशन में जो इनका अराउंड जहाँ पे ये रिवॉल्व करते हैं, वो है रेनोवेशन एंड रिजर्वेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर एजुकेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स इन्होंने फाइंड की थी, जितने इश्यूज फाइंड किए थे, उनका पुनरुद्धार करना है और उनका कायाकल्प करना है। इसकी बात इन्होंने की थी। अब ये बिलीव कर रहे थे कि जो हमारी हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिसिप्लिन, इंक्रीजिंग जो कमर्शलाइजेशन हमारे दिन पर दिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है वो, और जो ब्यूरोक्रेटिक जो कंट्रोल हमारी यूनिवर्सिटीज हमारे कॉलेजेस पे हो रहा है, वो हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को दिन पर दिन क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। इस चीज से ये अपने हायर एजुकेशन को बचाना चाहते थे, निकालना चाहते थे और सपोर्ट कर रहे थे कि जो हमारी हायर एजुकेशन है वो एटलीस्ट अब इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को सपोर्ट करे, एकेडमिक फ्रीडम को सपोर्ट करे और इनोवेशन को सपोर्ट करे। तो इसकी बात इन्होंने की थी। इन्होंने कहा था कि जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिसिप्लिन है, कमर्शलाइजेशन है, ब्यूरोक्रेटिव कंट्रोल है, इन सब को हमें अपनी हायर एजुकेशन से दूर करना है, निकालना है इन सब चीजों को। और किसको सपोर्ट करना है? इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को, एकेडमिक फ्रीडम को और इनोवेशंस को। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपके ना कई बार क्योंकि थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसको अच्छे से आप कर पाए इसके लिए आपको इनकी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना होगा। आगे बात करते हैं इनके स्लोगन की, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजुविनेट द यूनिवर्सिटी एज अ नर्चिंग ग्राउंड ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। विश्वविद्यालय को रचनात्मकता और आलोचनात्मकता सोच के साथ जो पोषण स्थल के रूप में हमें पुनर्जीवित करना है। यानी बात की थी कि इन्होंने कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों को हमें क्या करना है, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है। ये स्लोगन रिफ्लेक्ट करता है कमिटी के गोल्स को टूवर्ड्स जो हमारी यूनिवर्सिटी है उनको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, उनको जो रिजिड डिसिप्लिनरी अप्रोचेस हैं उन बाउंड्रीज से उनको आगे बढ़ाना है वाइब्रेंट सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में। ठीक है, तो ये चाहते थे कि हायर एजुकेशन हमारा एक वाइब्रेंट सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में आए, एक रिजिड जो डिसिप्लिनरी अप्रोच है बाउंड्रीज को पार करके। तो ये स्लोगन इस तरीके की बात करता है कि हायर एजुकेशन को हमें कैसे आगे ले जाना है, क्रिएटिविटी के साथ और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। क्लियर स्टूडेंट? अब बात करते हैं इनके स्टैब्लिशमेंट ईयर, जो हमने अभी तक देख लिए हैं कि इनको 2009 में लाया गया था। ठीक है, इनके जो स्लोगन है उस नाम से भी कई बार इनको पूछा गया है। इनके चेयरमैन रहे हैं प्रोफेसर यशपाल जी, और यहाँ पे हिंदी में भी इसके बारे में लिखा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स की कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि रिनोवेशन ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जो इंडिया में जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको रिनोवेट करने की इन्होंने बात की थी। कहा था जो भी हमारे इस समय करंट में जो भी हमारी संरचना है, हायर एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, उसको कैसे नया रूप दे सके जो कि ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो फ्यूचर नीड्स हैं उनको वो मीट कर सके। तो इन तरह के कुछ नए रेनोवेशंस की इन्होंने बात की थी अपने हायर एजुकेशन के लिए, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव भी था। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को प्रमोट करना भी इनका एक ऑब्जेक्टिव था, जो ये कह रहे थे कि जो भी हमारे रिजिड डिसिप्लिन्स है उन बाउंड्रीज को पार करके जो हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है और जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है उसको आगे बढ़ाने की बात इनके ऑब्जेक्टिव्स में थी। सिंगल रेगुलेटरी बॉडी भी इनका एक ऑब्जेक्टिव था, जिसमें ये मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडी जो हैं जैसे कि यूजीसी, एआईसीटी, इन सब को रिप्लेस करके कोई एक सिंगल बॉडी हायर एजुकेशन के लिए होनी चाहिए। ये भी ये अपने ऑब्जेक्टिव्स में बात करते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव इनका है एकेडमिक ऑटोनॉमी और फ्रीडम, जहाँ पे ये फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करते हैं, रिसर्च और नए नए इनोवेशंस की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं और क्वालिटी एनहांसमेंट की बात करते हैं। कहते हैं कि इंश्योर करना है हमें फ्रीडम थॉट को, रिसर्च को, इनोवेशंस को और जो हमारी इंस्टीट्यूशन, हमारी जो कॉलेजेस की ऑटोनॉमी है उनको और उनकी क्वालिटी को इनहेंस भी करना है। क्योंकि हमने देखा है ये हायर एजुकेशंस की प्रॉब्लम को डील कर रहे थे, तो उनके बारे में ही इन्होंने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव्स में बात की है।
रिड्यूसिंग कमर्शलाइजेशन की इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा है कंट्रोल करना है प्राइवेटाइजेशन को और कमर्शलाइजेशन जो हमारे एजुकेशन का होता जा रहा है उनको, जिससे उनकी क्वालिटी हैम्पर ना हो पाए, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो पाए और उनको एक्सेस करना भी कोई हमें उसमें भी बाधा ना उत्पन्न हो। तो इसीलिए इन्होंने कमर्शलाइजेशन और जो ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल है इन सब को इन्होंने कहा है कि इन सबको हमें दूर करना है अपने हायर एजुकेशन से। ठीक है, तो ये इनके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो भी हमने बात की, जिसमें रेनोवेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात की, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग की प्रमोशन की बात की, इसको सपोर्ट करते हैं ये, इस्टेब्लिशमेंट जो सिंगल एक रेगुलेटरी बॉडी है उसकी बात की, और एकेडमिक ऑटोनॉमी और फ्रीडम की बात की, और रिड्यूसिंग कमर्शलाइजेशन की बात की। ये सब हायर एजुकेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएंगे, इन सब को इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स में रखा था। ठीक है, अब इसके बाद जो इनके मेन रिकमेंडेशंस थे हम उनको देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला इनका रिकमेंडेशन है कि जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन अथॉरिटी है, उसमें एक सिंगल बॉडी को लेकर आना। यानी जो हमारी यूजीसी है, एआईसीटीई है और जो एनसीटीई जिसे हम क्या कहते हैं टीचर एजुकेशन के लिए मेन मानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इन सबको क्या करना चाहते थे ये AICHE से रिप्लेस करना चाहते थे, यानी ऑल इंडिया कमीशन फॉर हायर एजुकेशन। इनको ये किससे रिप्लेस करना चाहते थे? यूजीसी, AICTE और NCTE, इनसे ये इसको रिप्लेस करना चाहते थे। ठीक है, ये जो एक लौती हमारी AICHE है, यही बॉडी क्या करेगी आगे चल के? प्लानिंग करेगी और हमारे एक्रीडेशन का काम करेगी, फंड का काम करेगी और क्वालिटी कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट इनका रिकमेंडेशन था एलिमिनेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉलेज, यानी जो भी हमारे विषयों का विखंडन हो रहा है उनको एलिमिनेट करना है। इसके लिए इन्होंने किसकी बात की थी? इन्होंने कहा था कि हमें अर्ज करना है इंटीग्रेशन को, जो कि हमारे रिसर्च, टीचिंग, लर्निंग अक्रॉस डिसिप्लिन्स है लाइक IITs, IIMs, लॉ और मेडिकल कॉलेज शुड बी कवर्ड इनटू फुल यूनिवर्सिटी। यानी जो भी हमारे IITs, IIM हैं और जो कानून जो लॉ के लिए है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो एक कंप्लीट फुल यूनिवर्सिटी के रूप में उन्हें बदल देना। यानी उनको जो हमारे अलग-अलग जो कोर्सेज अलग-अलग कॉलेजेस में चल रहे हैं, तो उनको क्या करना है? उनको एक साथ लेकर आना है, जो कि आप NEP 2020 में आप देख भी रहे हैं, जो चीजें अब की जा रही हैं धीरे-धीरे, है ना? तो उनको एक पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने की बात की है, क्योंकि जहां तक हमने देखा है जितने हमारे IITs, IIMs कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो कितने अच्छे और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो कॉलेजेस हैं, अगर ये टीचिंग, लर्निंग, इनोवेशन, रिसर्च, अदर डिसिप्लिनरीज को भी अपने में इन्वॉल्व करेंगे, कंप्लीट यूनिवर्सिटी के रूप में आएंगे, तो हम लोग का जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉलेज है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी इनका एक अच्छा खासा रिकमेंडेशन था जो कि हमने इसमें देखा। नेक्स्ट रिकमेंडेशन देखते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज इनटू यूनिवर्सिटी। जो भी हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनको यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट करने की इन्होंने बात की थी। इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो भी हमारी एफिलिएटेड कॉलेज सिस्टम है उनको इनकरेज करना है कि उनको ऑटोनॉमस कॉलेज और न्यू यूनिवर्सिटी के रूप में बनाया जाए। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे सजेशन दिया था। नेक्स्ट सजेशन था इनका स्ट्रेंथिंग करना है अंडर ग्रेजुएट्स एजुकेशन को। जो भी हमारे अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम है उनको स्ट्रेंथिंग करने की इन्होंने बात की थी। एम्फेसाइज किया था जो भी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है शुड बी फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन। वो एक फाउंडेशन के रूप में काम करे। जो भी हमारे अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम होते हैं वो एक अगर फाउंडेशन के रूप में हमारे हायर एजुकेशन के थ्रू वर्ड्स काम करेंगे, यानी हमारे PG, PhD, हमारे रिसर्चेस में एक फाउंडेशन के रूप में काम करेंगे, तो इसके लिए उनको भी स्ट्रेंथिंग करने की इन्होंने बात की थी। जो हमारा फाउंडेशन है उसको भी यहाँ पे इन्होंने मजबूत करने की बात की है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है इनकरेजमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम, यानी इन्होंने रीडिजाइन करने की बात की है। जो हमारा करिकुलम है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसको फिर से हमें क्या करना है? रीडिजाइन करना है। नेक्स्ट इन्होंने बात की है एक्रीडेशन सिस्टम की, जिसको कहा है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उनकी क्वालिटी को एश्योर करना चाहिए। यानी जो हमारी जो NAAC है
वो जो यूनिवर्सिटीज को ग्रेडिंग देती है A+ की, A की और B+ ग्रेड की, इन सब की जो ग्रेडिंग देती है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उनकी क्वालिटी को एश्योर करने की बात इन्होंने की है, कि इन्होंने कहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना है। ठीक है, इसके भी रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। नेक्स्ट इन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात की है। अब ये क्या है? आपका जो ये नेट का एग्जाम है, ये कौन कंडक्ट कराता है? ये एनटीए ही तो कंडक्ट कराती है, जिसका पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये अदर एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, जैसे एक नीट का एग्जाम ले लीजिए, ये भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। सीएसआईआर का भी एग्जाम ये कंडक्ट कराती है। तो हमारी ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसको एंट्रेंस एग्जाम, जो वेरियस एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनको कंडक्ट कराने के लिए एक एजेंसी के सेटअप की इन्होंने बात की थी अपने रिकमेंडेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। यहाँ पे इन्होंने कल्चर और जो लैंग्वेज है उसकी इम्पोर्टेंस की बात की है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग में इन्वॉल्व करने की बात की है। इन्होंने कहा है कि जो टीचिंग है उस वो हमारी मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में हो, तो हमारे कल्चर और हमारे जो लैंग्वेज है उसको प्रमोशन मिलेगा, वो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो इसकी बात इन्होंने की थी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग है वो मदर लैंग्वेज में और रीजनल लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। इसकी बात भी इन्होंने अपने सजेशंस में की थी। ठीक है, तो ये इनके मेन 8 सजेशंस थे स्टूडेंट। ये कौन-कौन से थे एक बार फिर से देख लीजिए। क्रिएशन ऑफ सिंगल हायर एजुकेशन अथॉरिटी, यहाँ पे इन्होंने सिंगल हायर एजुकेशन अथॉरिटी क्रिएट करने की बात की। इन्होंने फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉलेज को एलिमिनेट करने की बात की है। कन्वर्जन करने की बात की है, जितने भी हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनको यूनिवर्सिटी में स्ट्रेंथिंग करना है। जो हमारे अंडर ग्रेजुएट्स एजुकेशन है उनको फाउंडेशन के रूप में आगे काम करना है हायर एजुकेशन के लिए, तो उनको स्ट्रेंथिंग करने की बात की है। इनकरेजमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बनाने के लिए इन्होंने रीडिजाइन करिकुलम करने की बात की है। जो हमारा करिकुलम है उसको फिर से रीडिजाइन किया जाना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की बात की है, जो नैक की जो ग्रेडिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारी यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है नेशनल लेवल पे, उन सब के लिए, उन एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एक बॉडी को सेटअप करने की बात की है, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और आगे इन्होंने लैंग्वेज और कल्चर को इम्पोर्टेंस बनी रहे इसकी, तो इसमें अपने मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में और रीजनल लैंग्वेज में टीचिंग करने की इन्होंने बात की है, कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मदर टंग में और रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए, जिससे हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लैंग्वेज है, उसकी कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे कि हम अपने हर वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस देखने जरूरी हैं स्टूडेंट, जिससे आपको आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जो कि हमारे 2023 में आया था। Who chaired the committee to advise on renovation and reservation of higher education in 2009? तो जैसे हमने बात की थी, यशपाल जी हैं इसके। लेकिन कई बार यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन आपका डेट पूछ लेते हैं कि ये किस वाली कमिटी में आया था। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना होगा। अगर ईयर पूछते हैं तो 2009 ही बताइएगा, और अगर लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करते हैं तो 1993 आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2022 में आया था। विच मेजर रिकमेंडेशन वाज गिवन बाय यशपाल कमिटी 2009? तो इन्होंने कौन सा ऐसा मेजर रिकमेंडेशन दिया है? स्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज, तो ये इन्होंने नहीं कहा था। इन्होंने AICHE एक बॉडी को इन्होंने लाने की बात की थी। इन्होंने बात की थी कि जो हमारा UGC, AICTE और NCTE है, इसको रिप्लेस करके हमको AICHE को लाना है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। प्रमोशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ओनली, इसकी भी बात नहीं की थी। देखिए, ओनली जैसे ही निगेटिव वर्ड आता है तो ये हमारा वैसे भी आंसर कट जाता है। क्रिएशन ऑफ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन, ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट देखिएगा, मेकिंग अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन ऑप्शनल, नो नो। इन्होंने एजुकेशन जो अंडर ग्रेजुएट्स है उनको स्ट्रेंथिंग करने की यहाँ पे बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि 2021 में आया था। यशपाल कमिटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड थी? तो जो यशपाल कमिटी, देखिए यहाँ पे वो नहीं लिखा है, यहाँ पे 2009 की बात हुई थी, कि 2009 में जो रिपोर्ट आई थी वो किससे रिलेटेड थी? हमारे हायर एजुकेशन से। ठीक है, हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो 2020 में आया था।
व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ यशपाल कमेटी 2009? उनका मेन पर्पस क्या था? देखिए, कभी रिकमेंडेशन से पूछते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं और कभी मेन पर्पस की बात करते हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग प्राइमरी एजुकेशन की बात इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने हायर एजुकेशन की बात की थी। सजेस्टिंग चेंज इन वोकेशनल एजुकेशन, इसकी भी इन्होंने बात नहीं की है। इन्होंने बात की है रिनोवेशन और रिजर्वेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये इसका राइट आंसर है। रिप्लेसिंग स्कूल बोर्ड्स की भी इन्होंने बात इसमें नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन 2019 में आया है। व्हाट वाज द सजेस्टेड नेम फॉर सिंगल रेगुलेटरी बॉडी इन द यशपाल कमिटी रिपोर्ट? यशपाल कमिटी रिपोर्ट में जो एक बॉडी की बात की गई है वो क्या है? देखिए, इन्होंने बात की थी जो हमारा यूजीसी है और जो हमारा एआईसीटीई है और जो हमारा एनसीटीई है, इनको रिप्लेस करके एक बॉडी लाने की इन्होंने बात की थी। वो है हमारा ऑल इंडिया कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, यानी AICHE। इसको एक बॉडी लाने की इन्होंने बात की थी। ठीक है, अभी हमने बात की थी इसी की। ठीक है, यूजीसी की तो बात इन्होंने कहा था कि यूजीसी है, AICTE है, NCTE है, इनको हटाने की इन्होंने बात की थी कि इन सबको रिप्लेस करना है किससे? AICHE से। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंगल बॉडी की ये बात इन्होंने की थी जिसका नाम है AICHE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, अब आपको इसका आंसर हमें कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द यशपाल कमेटी 2009, which of the following is a key issues negatively affecting higher education in India? जो हायर एजुकेशन इन इंडिया है उसको निगेटिवली इफेक्ट कौन सा इशू है जो कर रहा है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। Excessive focus on sports activities, integration of vocational courses, या fragmentation of knowledge and lack of interdisciplinary approach, या over dependence on international faculty। इसमें से कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और यहाँ हमारा होता है आज का चैप्टर खत्म। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा किस पे था? यशपाल कमेटी 2009 की रिपोर्ट पे कि इन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं, इसके बारे में आज हमने बात किया है। और ये यहाँ पे हमने अपने चैप्टर को फिनिश कर लिया है विथ होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में सब बच्चे देंगे अगर ये लेक्चर देख रहे हैं। और अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करके जाएंगे ही, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और ये सारे ही वीडियोस देखते रहिए, आपके एग्जाम्स के लिए पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।